डिपॉजिट कर सकते हैं। चेक की डेट, ड्रॉन ऑन में चेक का बैंक, चेक का बैंक डिटेल। मतलब अभी सपोज मैंने आपको ये जो चेक बताया बैंक ऑफ बड़ौदा का, अगर आपको मैंने ये चेक दिया है, ये चेक का नंबर, ये चेक की डेट और ये चेक में जो डिटेल दी है ना बैंक ऑफ बड़ौदा चुनाभट्टी ब्रांच या बैंक ऑफ बड़ौदा साइन ब्रांच, वो आप लिख दोगे। ठीक है। देन इन पार्ट फुल पेमेंट ऑफ बिल नंबर, मतलब जो बिल बनाया था उसका, बिल मतलब इनवॉइस, उस बिल का पैसा 5 लाख में से 50 रिटर्न हुआ 4.5 लाख, उस बिल का पैसा तो उधर आएगा इनवॉइस नंबर या बिल नंबर। समझ आई बात? शुरुआत कहां से होगी? नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर, रिसीट नंबर एंड डेट, GSTIN। स्टेटमेंट क्या है? रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम में क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, रुपीज इन वर्ड्स, बाय, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वगैरह। अगर चेक है तो 3 डिटेल, चेक नंबर, चेक डेट एंड ड्रॉन ऑन। ड्रॉन ऑन मतलब बैंक का नाम और ब्रांच। ओके, ड्रॉन ऑन पर्टिकुलर बैंक, ड्रॉन ऑन पर्टिकुलर बैंक। ओके, एंड देन इन पार्ट और फुल पेमेंट टुवर्ड्स बिल नंबर, वहां पे इनवॉइस नंबर। फिर नीचे आपको दिखेगा सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। कैन यू सी दैट? बाकी बॉक्स में तो अमाउंट लिखना है। सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक का मतलब अगर चेक क्लियर हुआ तो ही रिसीट वैलिड गिना जाएगा। अगर चेक बाउंस हो गया तो क्या रिसीट? कॉमन सेंस है। आपने मुझे चेक दिया, मैंने आपको रिसीट दे दी, वो चेक हो गया बाउंस, तो इज दैट रिसीट वैलिड? नो, सिंपल। सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक, ये खाली चेक का लफड़ा होता है। एनईएफटी आरटीजीएस तो ताबड़तोड़ क्लियर हो जाता है, कैश तो रोकड़ा ही, चेक के लिए लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट होकर 2-3 दिन लगते हैं, पता है ना, चेक को क्लियर होने में। आपको चेक आता है, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वहां से क्लियर हाउस में आरबीआई में जाता है, फिर वहां से वो बैंक कोऑर्डिनेट करता है, उसका खाता डेबिट, हमारा खाता क्रेडिट है। इस प्रोसेस में 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं। हॉलीडे आया तो और ज्यादा। ओके, 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं नॉर्मली। और अपना बैंक इतना आलसी है, बैंकिंग सिस्टम ही आलसी है, तो इसके लिए चेक्स अवॉइड करते हैं लोग। ओके, जो ऑनलाइन आ गया, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक में तो सिस्टम कैसा है, आप चेक डिपॉजिट करोगे तो 12 या 11 बजे से पहले वो बंदा आ जाता है कलेक्ट करने। किसी पे 10 बजे आ जाता है, मतलब उसके बाद आपने डिपॉजिट किया तो नेक्स्ट डे तो कलेक्ट होता है वहां से, और नेक्स्ट डे कलेक्ट होने के बाद वो जाएगा क्लियरिंग अमाउंट। बीच में छुट्टी उट्टी आई तो 4-5 दिन तो ऐसे निकल गया आपके क्लियरिंग अमाउंट, बहुत ठंडे। देन रिसीवर सिग्नेचर, कैन यू सी दैट? रिसीवर सिग्नेचर एंड स्टैम्प। कौन सा है ये? पोस्टल स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प नहीं है, बिजनेस का स्टैम्प, कंपनी का स्टैम्प। ओके, ये देखा होगा आपने, कॉलेज में फीस भरी है, आया है रिसीट में थप्पा मार के। फिजिकल है या ऑनलाइन है? ऑनलाइन आया तो बताए, फिजिकल किसी ने भरा है? फिजिकल भी भरा होगा तो दिखा होगा। फिजिकल में होता था, अभी कोई भी जगह पे आप पैसा देते हो, रिसीट आती है तो थप्पा मारते, होटल बिल में भी थप्पा मार के आते देखा होगा, रेस्टोरेंट बिल। अरे यार, मॉल में क्या होगा, शॉपिंग, वहां पे बिल पे पैसा देते हो, रिसीट आती है, साइन करके देखो तो उसमें करके 2 निकल रहा है। वो जनरेट, आपका साइन क्या वो रखता है, उसका साइन क्या वो आपको मिलता है। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ रिसीविंग द मनी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। जो लोग सीए करने का प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग यही खेलने वाले हैं। जब ऑडिट सुना है आपने? ऑडिट में क्या होता है? चेक लिया जाता है अकाउंट। तो चेक कैसे करोगे आप अकाउंट्स को? उसमें होता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग में क्या करते हो आप? ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने डिस्कस किए हुए, ये सब डॉक्यूमेंट्स को आप एंट्रीज के साथ मैच करो। आपके पास 50-100 इनवॉइसेस दिए जाएंगे, 50-100 रिसीट्स दिए जाएंगे, 50-100 वाउचर्स दिए जाएंगे। उसको आप या तो कंप्यूटर एंट्री या तो मैनुअल एंट्री उसके साथ मैच करते हैं, भैया जेन्युइन ट्रांजैक्शन है कि नहीं। दैट्स व्हाट यू डू इन ऑडिट। वेरिफिकेशन इज फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बुक्स में दिख रहा है एसेट बिल्डिंग 5 करोड़ की है, आप जाओगे बताओ हमारे बिल्डिंग का है 5 करोड़ की, एक छोटा सा झोपड़ी बना के रखा है, बिल्डिंग दिखा रहा है 5 करोड़। ओके, सो दैट्स अ फेक इंफॉर्मेशन। ये देखा आपने स्कैम 92 माजदा इंडस्ट्रीज, एक रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, छोटा सा झोपड़ा था, बुक्स में दिखा रहा था। ओके, ऐसे फ्रॉड से पकड़े जाते हैं और अकाउंटेंट्स
फ्रॉड पकड़ते हैं, फिर पैसा खा के बैठ जाते हैं। आप लोग ऐसे अकाउंटेंट बनना, ठीक है ना। अभी उसके बाद का डॉक्यूमेंट इज, क्योंकि एवरी स्कैम, एवरी फ्रॉड, अकाउंटेंट्स आर, ऐसा कोई फ्रॉड स्कैम नहीं है जो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के ना, इम्पॉसिबल। सबसे पहला बिजनेस का जो भी बेसिक अकाउंट्स, एंट्रीज, ट्रांजैक्शन, वो किसके पास आएगा? चार्टर्ड। वो साइन करेगा अकाउंट में, तभी वो अकाउंट वैलिड गिना जाता। ऑडिट अथॉरिटी इज विद सीए, सीए साइन करता है तब इट इज अ वैलिड अकाउंट कंपनीज के लिए। तो दे आर ऑलवेज अ पार्ट, लेकिन वो बाद में बोलते हैं कि हमको बोला नहीं था, बोला नहीं था। बट वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। नाउ रिसेंटली द लॉज हैव बीन पास्ड कि भैया फ्रॉड हुआ तो सीए का ही लाइसेंस दे कैंसिल, और दे डिबार्ड, दे बैन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म फॉर 2 years 3 years। ना भी काम अच्छे से होगा, तो आप लोग बन जाओगे तब तक सब कुछ साफ हो चुका होगा। हो क्या वो साफ नहीं चाहिए? छोड़ चाहिए, छोड़। Now, vouchers. See, listen now. What happened there? Voucher, cash voucher. Pay attention. On the left hand side page top, you will find cash voucher. What's a voucher? Voucher is the proof for payment, not cash payment. Any damn payment. बिजनेस कोई भी पेमेंट करे, अभी हमारे सीन में क्या हुआ था, बायर ने माल खरीदा था, रिटर्न किया था, तो बायर ने पे किया था चेक से, तो रिसीट किसने बनाई थी? सेलर ने, है ना। तो रिसीट इज द प्रूफ ऑफ रिसीविंग द मनी। तो बायर क्या बनाएगा? वाउचर, पेमेंट वाउचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का मतलब जब भी आप कोई भी पेमेंट करो, जब भी आप कोई भी पेमेंट करो, नाउ सी, जैसे रिसीट इज द प्रूफ फॉर रिसीविंग द मनी, वैसे जब भी आप कोई भी पेमेंट करो, कोई छोटा सा पेंसिल भी करो, तो जब भी आप कोई भी पेमेंट करो, बिजनेस इज सपोज टू मेक अ पेमेंट वाउचर एज अ प्रूफ। जैसे रिसीट 2 कॉपी में बनाई जाती है, हमारा साइन किया हुआ सामने वाले को, सामने वाले का अपने पास, वाउचर्स भी 2 कॉपीज में बनाए जाते हैं। हमारा साइन किया हुआ सामने वाले को, सामने वाले का साइन किया हुआ अपने पास, 2 कॉपीज, ठीक है। परचेज का पेमेंट कर रहे हो उसका भी बनेगा, वेजेस दे रहे हो उसका भी बनेगा, सैलरी का भी बनेगा, रेंट का भी बनेगा, कमीशन का भी बनेगा, इंटरेस्ट का भी बनेगा, प्रिंटिंग, पेटी कैश में जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसको बोला जाता है पेटी कैश वाउचर। क्या बोलते हैं? पेटी कैश वाउचर। तो प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राफ, ट्रैवलिंग, छोटे जो भी एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, सारे पेमेंट्स का क्या बनाया जाता है? पेमेंट वाउचर। अगर पेमेंट वाउचर है तो ही इट इज कंसिडर्ड एज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट जेन्युइन। पीपल मेक फेक वाउचर्स। कैसे? सपोज देखो, टैक्स बचाने के लिए क्या किया जाता है? टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स कैसे ढूंढे जाते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस। मेरी इनकम 10 लाख है, एक्सपेंस मेरा 3 लाख का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 7 लाख। 7 लाख पे भरना पड़ेगा टैक्स। मैं क्या करूंगा? पेमेंट वाउचर फेक बना के 8 लाख के पेमेंट वाउचर्स बना। तो अभी क्या हुआ? 10 में से 8 लाख के पेमेंट हो गए, तो 2 लाख का प्रॉफिट, आई पे टैक्स ऑन 2 लाख। आईटी वाला आएगा, हाँ बेटा ये आपके पेमेंट वाउचर्स है, ठीक है, अब 2 कॉपीज में बनते हैं, है ना। तो सामने वाले के साइन के हुआ होना चाहिए आपके पास, निकालो। तो पूरा ही रहेगा, सारे पे सारे बोलना पड़ेगा, सारे पे बनना पड़ेगा।
तो सामने वाले की साइन क्यों होना चाहिए? तो सामने वाले के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे सामने वाले पार्टी के पास। वो तो बोलेगा साला मेरे को तो पेमेंट किया ही नहीं है, मेरा नाम आ गया फोकट का यहाँ पे, तो पकड़े जाओ। इज इट क्लियर? दैट्स हाउ द झोल इज कैच। तो पकड़ना बहुत इजी है, कॉट। ओके, झोल को पकड़ना बहुत आसान है, पकड़ते नहीं। खा ले और बैठ जाए। ओके, सो हाँ है, अभी भी है, कम है बट है, कम हो रहा है, डे बाय डे कम हो रहा है। ये सब झोल है ना, कैश में ही पॉसिबल है, ऑनलाइन में ये सब झोल पॉसिबल। मोदी जी ने सबको लगा दिया है QR कोड, खचा खचा खचा, 10, 15, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, सब खचा खचा। तो अभी बहुत सब ऑनलाइन हो रहा है, इससे झोल ऑटोमेटिकली ऑनलाइन से भाग ही नहीं सकते आप। ऑनलाइन एक सेकेंड में उसने क्लिक की, सारे ट्रांजैक्शन रेडी आपके, खड़क करके आगे स्क्रीन पे, ऐसे पॉसिबल ऐसा। सो पेमेंट वाउचर, तो जेन्युइन वाले वाउचर्स बनाने, ठीक है, फेक वाले नहीं बनाने। फेक वाले बनाओगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है, और फिर पेनल्टी भरोगे। तो हाँ, अरे तो मैं तो एजुकेशनल पर्पज के लिए तो बोल रहा हूँ कि मत करो, सिखाओ कैसे झोल करना है। मैंने आपको एक चैनल बताई थी, CA साहिल जैन, बताया थी नहीं? साहिल जैन, तभी भी मैं कंफ्यूज था। साहिल मेरे को याद है, अरे वो फ्रेंच बियर्ड वाला छोटा सा आदमी है, चश्मा पहनता है। डालो ना CA साहिल शाह, CA साहिल जैन, दोनों डाल के देखो। CA इंटर का फैकल्टी है, ओके, यूट्यूब पे डालो, उसका वीडियोस देखो। और मैंने शेयर भी किया है दो लिंक्स ग्रुप पे उसका, हाँ देखता हूँ, तो उसको फॉलो करो। जो आपका झोल का तमन्ना है सारा पूरा हो जाएगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए सारे झोल एक्सप्लेन। साहिल जैन, ठीक है ना? अभी चेक, अभी तुम अलग से चेक मत करो जी यार, चैटिंग करने बैठे, चेक कर। साहिल जैन, ओके, CA इंटर का वो लॉ और DTIDD का फैकल्टी है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। GST का वो एडवाइजरी कमेटी में भी है, मतलब वो गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है। तो दिन के बहुत सारे झोल आते हैं उसके सामने, ऐसा तो पकड़ा गया। कोई झोल बताओ जो पकड़ना नहीं गया। अगर काम आप बंद करो, अब आपने कोई भी झोल ऐसा होता नहीं है जो पकड़ा ना जा सके। फैक्ट है। There is no झोल. I'll tell you the fact. There is no झोल which cannot be caught. It's impossible. खाली जो करप्ट लोग होते हैं वो खा के बैठ जाते हैं और झोल ट्रैक नहीं करते। विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, सबका जो भी है, it's very easy to track and very easy to catch. Very easy, not difficult at all. कोई भी झोल पकड़ना डिफिकल्ट नहीं होता, क्रैक हो जाता है। करने का नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। किसी को करना नहीं, दैट इज द मेन इश्यू। ऐसा करने में जाओ तो सब पकड़ा जाए। कितने सारे वेज है कि मैं मेरा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ, वो लीगल है, वो झोल नहीं है, वो लीगल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लीगल, आपका इनकम है लेट्स से 10 लाख ऑफ रुपीज इनकम, द प्रॉफिट्स आई एम टेलिंग यू, 10 लाख ऑफ रुपीज के प्रॉफिट है, दैट इज 50 लाख का रेवेन्यू माइनस 40 लाख का एक्सपेंस, 10 लाख का प्रॉफिट। तो आपको 10 लाख के प्रॉफिट्स पे टैक्स पड़ेगा, आप सोल प्रोप्राइटर हो सपोज। अब इसमें स्लैब कैसा है, 5 लाख तक जीरो टैक्स है और 5 से 10 लाख पे 20% टैक्स है। तो आपको 5 लाख पे 20% मतलब लाख रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसमें लीगली आप कैसे सेव कर सकते हो? तो जो आपको एक गवर्नमेंट ATC, सेक्शन ATC, ATCCD, ATD, ATG, ATU, इन सब में आपको डिडक्शंस अलाउड होते हैं अलग अलग प्रकार से। तो कैसे होते हैं कि जैसे कि पहले तो 1.5 लाख रुपया आपका ATC में मिल जाता है, मतलब वहां पे आप 1,50,000 ELSS होता है, इक्विटी लिंक सेविंग्स, वो म्यूचुअल फंड होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करो, या फिर PPF में इन्वेस्ट करो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में,
ओके तो इन सब चीजों में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको 1.5 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन मिल जाता है, मतलब आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो 1.5 लाख रुपए निकल गए वहां पे, तो 8.5 लाख हुए अभी। अच्छा 8.5 लाख में से आपको, आपने अगर होम लिया हुआ है, घर लिया हुआ है, होम लोन आप चुका रहे हो और इंटरेस्ट भी चुका रहे हो उस पर, तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट और 2 लाख का प्रिंसिपल पेमेंट में आपको डिडक्शन मिलता है, या 1.5 लाख का प्रिंसिपल और 2 लाख, 1.5 लाख का इंटरेस्ट और 2 लाख का प्रिंसिपल, ऐसा कुछ है। तो आपको 3.5 लाख रुपए वहां पे डिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि आपने होम लोन का ईएमआई चुकाया है, आपका ये इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, तो वो 3.5 लाख आपके पूरे इनकम में से घट जाएंगे। अच्छा इसके ऊपर ये 5 लाख हो गए, 5 लाख के नीचे तो 0 टैक्स है, तो आप आ गए अंडर टैक्स, 0 में खत्म हो गया आपका। सपोज उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होता है, 12 लाख होते हैं, तो आप अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो अपना और अपनी फैमिली का, या मेडिक्लेम का प्रीमियम पे कर रहे हो, उसमें भी आपको डिडक्शंस मिलते हैं, कुछ 50,000 का, और विद फैमिली का कुछ और 50,000, अराउंड 50-60,000 या 1 लाख तक का आपका सब मिला के डिडक्शन हो जाता है, तो वो भी आपको डिडक्शन मिलता है, तो उससे भी आपकी इनकम कम हो जाती है, ऐसा है। फिर अगर अभी दोनों तो होता नहीं है, या तो आप होम लोन पे हो तो पहले ले लिया, अगर आप रेंट पे हो तो आप अगर रेंट पे कर रहे हो, एचआरए क्लेम कर रहे हो, उसमें भी दोनों नहीं होता, या तो होम लोन होगा या तो रेंट होगा, तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिलता है। तो दीज आर ऑल लीगल वेज, यहाँ पे ये सब डिडक्शन करके आपकी इनकम आप ऑटोमेटिकली 5 लाख के अंदर ला सकते, उसके अंदर 0 टैक्स। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट एक्चुअली आपको ऑफर करता है कि आप ये सब में पैसे डालो तो आपको इतना इतना डिडक्शन मिलते जाएगा। दूसरा होता है आपका अंडर सेक्शन 10, वो टैक्स में पढ़ोगे आप कि अंडर सेक्शन 10 सपोज आप एग्रीकल्चरल बिजनेस में हो, खेतीबाड़ी में, या एग्रीकल्चर अलाइड बिजनेस में हो, तो आपकी सारी इनकम पे 0 टैक्स। इफ यू आर अ फार्मर then all your incomes are tax free, all your incomes are tax free। इसलिए आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर इज अ फार्मर, अमिताभ बच्चन इज अ फार्मर, इसके केसेस निकल के आते हैं। ये सारे, आप 1 एकड़ भी जमीन रख के रखो, खाली 1 एकड़, 100 फुट 500 फुट 1000 फुट लेके रखो जमीन, बाप दादा के टाइम से आने होनी चाहिए, तो आप फार्मर गिने जाओगे। आपके पास एकड़ में जमीन होने नहीं चाहिए, आपके पास 1 एकड़ भी है तो भी आप फार्मर गिने जाते हो, और वो फार्मिंग इनकम से जो भी इनकम आती है उस पे देयर इज 0 टैक्स। लेकिन लोग क्या करते हैं, झोल करते करते वो अपनी सारी इनकम को बना लेते हैं फार्मिंग, अपनी सारी दूसरी इनकम को भी बना लेते हैं फार्मिंग, एंड उस पे 0 टैक्स। सचिन तेंदुलकर ने ये किया था, सचिन तेंदुलकर को प्राइज मनी मिला था क्रिकेट का, उसका केस भी चला था, उसको बोला गया कि तेरे को प्राइज मनी मिला है क्रिकेटर के नाम का, और उसमें 30-35% टैक्स था, ऐसा कुछ। सचिन तेंदुलकर बोला नहीं, मैं क्रिकेटर है ही नहीं, मैं एक्टर, तो मैं जो मॉडलिंग किया है उसका पैसा है। एंड कोर्ट ने माना और वो जीत भी गया केस, और उसका टैक्स रेट कुछ कम होकर 30 का उसको 10% भरना पड़ा, ऐसा कुछ था। एग्जैक्ट डिटेल में आपको शेयर करता हूँ ग्रुप पे, बट दैट हैपेंड। तो उसमें भी ये बंदा है। सो दीज आर ऑल द लीगल लूप होल्स होते हैं, इसको एक्चुअली लीगल वेज है, जेन्युइनली करो तो टैक्स जेन्युइनली बचा सकते हो, बट पीपल एक्सप्लॉइट इट, यूज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, दैट्स रॉन्ग, दैट शुड नॉट बी। सो कैश वाउचर पे जाते हैं। व्हाट इज कैश वाउचर? दैट इज प्रूफ फॉर पेमेंट, प्रूफ फॉर पेमेंट। वाउचर नंबर एंड डेट जीएसटी आए, जैसे रिसीट नंबर डेट जीएसटी आए। फिर दिख रहा है आपको पे टू क्या आएगा यहाँ पे? नेम ऑफ द, ऊपर क्या आएगा ना कुल? अरे यार पेमेंट वाउचर है, सैलरी माल बेचेगा, सैलरी पे कौन बनाएगा पेमेंट वाउचर? सोचो ना, कॉमन सेंस है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, बेटा समझा कि नहीं? रिसीट कौन बनाता है? रिसीट सेलर। पेमेंट वाउचर कौन बनाएगा? बायर पे कर, जो पे करता है वो बनाएगा। वाउचर नंबर, डेट, जीएसटी, आईएन। पे टू में नेम ऑफ द सेलर या नेम एंड एड्रेस भी लिख सकते हो, नेम ऑफ द सेलर। ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट?
गुड्स परचेज, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज, उधर डिटेल लिख सकते हो आप, काय को पे कर रहे हो, गुड्स परचेज फॉर वाया सो एंड सो, इनवॉइस नंबर डेटेड सो एंड सो गुड्स परचेज। डेबिट अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा इसमें, परचेज अकाउंट। सपोज आप सैलरी का वाउचर बना रहे हो तो आप उधर लिखोगे पे टू में एम्प्लॉय का नाम, पे टू में एम्प्लॉय का नाम, ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जैन, अकाउंट डेबिटेड इज सैलरी अकाउंट, एंड टोटल में आपका आ जाएगा वर्ड्स में अमाउंट, फिर नीचे फिगर्स में आ जाएगा, बराबर है। और इसमें 3 पार्टी का साइन, हायरार्की और कुछ नहीं है, प्रिपेयर्ड बाय, चेक्स बाय, रिसीवर सिग्नेचर, मतलब क्लर्क प्रिपेयर किया, ओनर ने साइन की, और रिसीवर सामने वाले की साइन, पता है ना, सामने वाले की साइन क्या हुआ हम रखेंगे, हमारा साइन क्या हुआ सामने वाले की। Got that? Once again, payment voucher. Why it is prepared payment voucher? Proof for making the payment. Details क्या है? Number, date, GSTIN, pay, to में क्या आएगा? Name and address of the seller या name of the seller. On account of में details. Debit account में account debited. Then amount, invoice and figures and prepared by check. एग्जाम में कैसा है आपका जो एबीडी है ना 20 मार्क्स का, क्या होगा कॉलेज में अनाउंस, 20 मार्क का एग्जाम होता है हर एक का, 50 मार्क का सेमेस्टर में। फाइनल्स आपका पेपर है ना 80 मार्क्स का होता है, और एबीडी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है 20 मार्क का। वो कभी कभी एमसीक्यू होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है उसमें, तो वहां पे। और पोदार तो पेपर में पूछता था 5 मार्क का ड्रॉ करो, एक्चुअली ड्रॉ करो विथ इमेजिनरी डिटेल्स, लेकिन उसमें क्या पूछता था, पोदार का मैक्सिमम चांस है इनवॉइस पहला वाला, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और चेक्स। इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड चेक्स। ड्रॉ करने के लिए ये 4 इंपॉर्टेंट, ओके। बट बाकी कॉलेज ड्रॉइंग इतना पूछते नहीं। ड्रॉइंग किस में पूछा जा सकता है, 20 मार्क में पूछा जा सकता है आपको, या फिर मेजोरिटी इसका आता है इंटरनल अपना ऑब्जेक्टिव, इसमें पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। ड्रॉइंग का इतना खास पूछने का चांस कम है, पूछा तो कर लेना, इमेजिनरी डिटेल पूछे जाते हैं। आई गिव यू 5 minutes, प्लीज गो थ्रू दिस डेटा। फिर एक और लास्ट है, तो खत्म ही कर देते हैं लास्ट वाला। देखो लास्ट वाउचर पेज 45, जर्नल वाउचर मिला, वो लास्ट ही है, लास्ट वन जर्नल वाउचर। लिसन, जर्नल वाउचर क्या है, जर्नल वाउचर क्या है, जर्नल वाउचर को कोई भाव नहीं देता, जर्नल वाउचर इस बेचारा, नो भाव, ओके। वो क्या है, जर्नल